NC/ST हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है कि आज भी हो जाएगी, आज बच्चे में थोड़ी बहुत तो आगे हो जाएगी, वरना आज ही कंप्लीट आपकी हो जाएगी। अभी आपका क्या बचा हुआ है, आशय के कार्य को बचा हुआ है और ओबीसी का कार्य बचा हुआ है। इनको एक एक करके देख लेते हैं। कैट थोड़ा सा बड़ा है, कैट को डिटेल में देख लेंगे, बाकी तो छोटे-छोटे मीन्स नहीं होते। कैट वाला मीन्स में बन जाता है। तो कौन कौन से लोगों ने आयोग देख लिए हैं? वित्त आयोग तो हम लोगों ने पहले देख लिया था। तो वित्त आयोग हम लोगों का पहले हो चुका। वित्त आयोग के अलावा और कौन कौन से देख लिए हैं? एक आपका हो गया होगा NC/ST, और कौन सा हुआ है? और क्या हो गया? निर्वाचन आयोग हो गया होगा, एक निर्वाचन हो गया होगा, और कौन सा हो गया है? कितने हुए हैं? ये 4 हुए हैं। इसके अलावा देखो आपका ये क्या रहता है? NCBC, एक यहाँ का रहता है। NCBC के अलावा एक आपका आ जाएगा आशाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी, आशाई अल्पसंख्यक, ये वाला आ जाएगा, वाला बचेगा। और आपका जो बचा हुआ है कैट ये वाला बचा हुआ है। और कैट के अलावा आपका महान्यायवादी पढ़ चुके हैं, महान्यायवादी पढ़ चुके हैं। और महान्यायवादी के अलावा आपके राज्य के महाधिवक्ता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं महाधिवक्ता, ये भी आपका हो चुका है। और महाधिवक्ता के अलावा और बचा हुआ है, ठीक है। और कोई सा अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो बता देना, उसको भी करवा देंगे। फिलहाल इतने हमारे यहाँ आ जाते हैं, इनको हम लोग देख लेंगे। कैट इसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पर प्री में और बेसिक दोनों बन जाता है। इसमें कई बार आपको कंपेयर करने को दे देते हैं। कैट के बारे में अगर बात करें, कैट का पद कहाँ से लिया गया? बिल्डिंग से लिया गया। कई बार कंपेयर करने को दे देंगे कि भारत का कैट और बिल्डिंग का कैट कितना का से अलग अलग है। तो ये देख लेंगे। इन दोनों को हम लोग पढ़ चुके हैं, इनको थोड़ा हल्का से देख लेंगे और रिवीजन के बाद बैठ क्या है। आर्टिकल 29 हां वो सब फाइनल का डिफरेंस हमको बता देगा। अच्छा फंडामेंटल राइट में छूटे थे आर्टिकल 29 वाला, वो आर्टिकल 30 वाला। बताओ 29 में 30 में क्या क्या है? एक बार बता सकते हो ध्यान से? 29 में 30 में क्या क्या है? बता सकते हो? उसमें देखो इसमें क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति उनको बनाए रखने का क्या होगा? सर इसमें मतलब अपने उसका ये क्या कहते हैं, विचार प्रसार करते हैं, इसके लिए क्या वो 30 का आता है? 29 का धार्मिक और धार्मिक स्वतंत्रता भी आता है। 30 में नहीं, आर्टिकल 25 में अब इसी में आता है ना सर, तो और इसकी स्थापना वगैरह करते हैं ना, अल्पसंख्यक वो 30 में आता है। अच्छा इसमें क्या गया है? इसमें क्या गया है कि भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक के वर्ग के लोगों इनको क्या करना होगा? इनको अपने विशेष अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। मदरसा वगैरह में हाँ हाँ हाँ, इसमें आता है 30 में आता है। ठीक है, वो 30 में। हमारे संविधान में 2 ही प्रकार के अल्पसंख्यक हैं। एक कौन सा है? आश्रय अल्पसंख्यक, और दूसरा कौन सा है? धार्मिक अल्पसंख्यक। और दोनों की अगर बात करें, दोनों ही अल्पसंख्यक अलग अलग मंत्रालय के कंट्रोल में कार्य करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है ये अलग मंत्रालय के कंट्रोल में आता है, और धार्मिक अल्पसंख्यक अलग मंत्रालय के कंट्रोल में आता है। जैसे कि दिवाली की बात करें, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी, ये कौन सा वाला है? ये वाला है। ये इनको नहीं देखता, ठीक है, ये अलग है। ये वाले जो लोग आते हैं ये किसके कंट्रोल में आते हैं? ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, अलग मंत्रालय कौन सा? अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो धार्मिक अल्पसंख्यक किसके कंट्रोल में आएंगे? अल्पसंख्यक मंत्रालय के कंट्रोल में आएंगे। लेकिन भाषाई अल्पसंख्यक की बात करें तो ये गृह मंत्रालय के कंट्रोल में आते हैं। ध्यान रखना। और ये बात मैंने अंतर है, और छोटा सा फर्क, गृह मंत्रालय में ही एक विभाग होता है अल्पसंख्यक कार्य विभाग। ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य विभाग उसके कंट्रोल में आते हैं भाषाई अल्पसंख्यक। ये भाषाई अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मंत्रालय के कंट्रोल में नहीं आते। ठीक है, ये छोटा सा अंतर है। आर्टिकल कौन से का? छोटा आराम से बढ़ जाएगा। हां ये भाषाई वाला
जो हमारा ये वाला है 350 था, ठीक है 350 था। सारा का सारा सिस्टम भाषा एवं संख्या का कौन से में इसी आर्टिकल में सर्वप्रथम कौन सा पता करें? ये 7वां संविधान संशोधन, हाँ ये 7वां संविधान संशोधन मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। अभी इसको सारे डिटेल को देखेंगे, सारी डिटेल को देखेंगे। 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये आर्टिकल जोड़ा गया है। आपने ये वाला भी पूछा तो यहाँ पे बता दिया, ये वाला डिटेल में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा भाषा एवं संख्या को पूछे जाए तो किसके कंट्रोल में है? गृह मंत्रालय के कंट्रोल में। लेकिन अगर धार्मिक अल्पसंख्यक पूछे जाए तो किसके कंट्रोल में हो जाएंगे? अल्पसंख्यक मंत्रालय, ठीक है। ये अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना। कितने हम लोगों के आयोग देखते हैं, बाकी अगर कोई सा आपको ध्यान आ रहा हो तो बता देना, उसको करते हैं, ठीक है। कितने हमें ध्यान है, इतने आपके मेल में उठाते हैं। आपने कोई एक एक करके देख लेंगे तो ना तो आराम से सब तो आवाज होता है। देखो एक एक करके देख लेते हैं। वित्त आयोग हमने पढ़ी है, यहाँ आर्टिकल बता दो 280 में वित्त आयोग का प्रावधान 280 में, एनसीएसटी का प्रावधान 338 में, 338 में एनसीएसटी का प्रावधान 338 ए में हो जाएगा। निर्वाचन आयोग 324 में, 324 पूरा निर्वाचन किसका गया तो 324 से 329 तक पूरा निर्वाचन हो गया। एनसीबीसी इसे दो आर्टिकल बताने पड़ेंगे। एक आर्टिकल और बताया 340, ठीक है। ये दोनों नंबर का देख लेंगे, बता के देख लेंगे। ये दो किससे हो जाएंगे? एनसीबीसी भाषा एवं संख्या का ध्यान रखना है। कौन सा आर्टिकल है? 350 था। टैग की अगर बात करें, टैग कौन सा आर्टिकल में जाएगा? 148 से 151 तक ये पूरा क्या हो जाएगा? ये टैग हो जाएगा। महान्यायवादी की बात करें, कौन से आर्टिकल में? 76 में। महाधिवक्ता आर्टिकल 152, ठीक है। आर्टिकल से ध्यान रखिए, आर्टिकल कोई नहीं बोला है कि कौन से आर्टिकल में क्या है। एक बार देख लो, बिना देखे बता दो। वित्त आयोग 280, एनसीबीसी और निर्वाचन आयोग 324 से 329 का भाग अगर 324 से 329 कैब 148 जो कैब है पद है। और पूरा अगर कैब पूछा जाए कि कार्यकाल सब तो कौन से में 148 से 151, ठीक है। महान्यायवादी 76 का महाधिवक्ता 152, मुझे तो आपको आर्टिकल ध्यान रखने हैं, ठीक है। आर्टिकल किसी का नहीं बोलना है, कौन से आयोग का क्या आर्टिकल है। और वो ले लिया, वित्त आयोग पूरा कंप्लीट ले चुके हैं। एनसीएससी और एनसीएसटी भी दे चुके हैं। इन दोनों आयोग से संबंधित आपको दो संविधान संशोधन बताए गए हैं। दोनों संविधान बिना पक्ष देखते हैं, यहाँ से सब दिखता है। आप बताओ इनसे संबंधित दो संविधान संशोधन आपको कौन से? 65 और 89। दो संविधान संशोधन किससे संबंधित है? एनसीएससी और एनसीएसटी। 65वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? 1990 में आया, 92 में लागू हुआ। 1990 में आया, 1992 में लागू हुआ। 89 का संविधान 2003 में आया, 4 में लागू हुआ। 3 में आया, 4 में लागू हुआ। 2003 में आ जाएगा और 2004 में लागू हो जाएगा। एनसीएसटी और एनसीएसटी पहले एक ही आयोग होता था। आर्टिकल 338 के तहत 89 के संविधान संशोधन द्वारा दोनों कर दिया गया। अगर आपको क्वेश्चन आए एनसीएसटी कब बना तो 2004 में बना, ठीक है। और संविधान संशोधन पूछा जाए तो 89 का संविधान संशोधन। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के सारे आर्टिकल याद हैं? बता दो एक करके। 324 में, 25 में, निर्वाचनावली 26 में, सामान्य अधिकार 27 में, 28 में, 29 में, न्यायपालिका का होगा। ये वाला किससे संबंधित हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कितने होते हैं? कितने निर्वाचन आयोग होते हैं? निर्वाचन आयोग 3 होते हैं। कब से 3 है? बस बताओ 3 कब से? पहले एक होता था, बाद में 3 किए, कब से 3 होते हैं? बस आप थोड़ा सा हिंट करेंगे तब ध्यान रखोगे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 1989
और सदस्य निर्वाचन आयोग के अलावा अगला हमारा आ जाएगा तीसरी योजना हवा के देखते हैं। अगला कौन सा एनसीडीसी देख लेते हैं, पहले एनसीडीसी देख लेते हैं। एनसीडीसी नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या होता है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो प्रारंभ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या था? ये प्रारंभ में एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में बनाया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम। और ये अधिनियम लाया गया था 1993 में, और इसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 के माध्यम से क्या किया गया था? एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। तो प्रारंभ में कैसी बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बाद में इसको अभी कुछ समय पहले इसको क्या किया गया है? इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है। तो इसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। वर्ष पूछा जाए कौन सा हो जाएगा? 2018, 17 में आया, 18 में लागू हो गया। ठीक है, वर्ष 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया, और इस 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया था। वो आर्टिकल कौन सा था? 338 बी। ठीक है, 338 बी, और 338 बी के माध्यम से इसी संस्था को यानी कि एनसीडीसी को क्या कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया। प्रारंभ में पूछा जाए कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1993 में इसका गठन किया गया है, बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था आर्टिकल 338 बी के तहत। ऐसे ही बता दो, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए और आर्टिकल 338 बी, ये तीन के तीनों आयोग संविधान के कौन से भाग में दर्ज है? भाग कौन सा? भाग कौन सा भाग? अब थोड़ा सा दिमाग चला के जरूर करना। 18 में तो आपातकाल है, थोड़ा सा इसके आसपास दिमाग चलाओ। 14 सही है। 15 में निर्वाचन पहुंचे हैं 4 और 17 में 16 में क्या है? निर्वाचन है 324 से 329 तक, ये क्या है? निर्वाचन है। और ये हो जाएगा भाग 15। इसके जस्ट बाद एंग्लो इंडियंस वगैरह हम सबके लिए कॉन्सेप्ट किए गए हैं। तो विशेष वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान कौन से भाग में किए गए हैं? भाग 16 में किए गए हैं। भाग 16 तीन के तीनों आयोग कौन से भाग में है? 16 में। ठीक है, सर्टिफिकेट नोट कर लो कि तीन के तीनों आयोग 338, 338 ए, 338 बी, तीनों कहाँ हैं? तीनों संविधान के भाग 16 में। चीज नहीं लिखाई है, लेकिन कई बार अपने आप इसको थोड़ा सा इधर-उधर से कनेक्ट किया करो, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। कौन से भाग में है? संविधान के भाग 16 में तीनों आयोग का प्रावधान किया गया। तो संविधान में अनुच्छेद, संविधान में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था, वर्ष 2018 में किया गया था। इसके माध्यम से आर्टिकल 338 बी शामिल किया गया है, और इसमें एनसीडीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। पहले कैसा स्टेटस था इसका? स्टैट्यूटरी बॉडी था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब इस अधिनियम के माध्यम से ये कुछ डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने सदस्यों में क्या योग्यता होगी, क्या कार्यकाल होगा, ये कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है। ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेगा? तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति इस एनसीडीसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। ये सब करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। योग्यता
संविधान में ये 102वां संविधान संशोधन किया गया है। इसके माध्यम से इनकी कोई भी योग्यता डिसाइड नहीं की गई है। ये योग्यता कौन निर्धारित करेंगे? नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे किसको बनाना है। इसके अलावा कार्यकाल की अगर बात करें, कार्यकाल तो एनसीवीसी के अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष, इनका कोई भी कार्यकाल संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। फिलहाल उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष। ठीक है, ये 3 वर्ष तक रह सकते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि 3 ही वर्ष तक रहेंगे। परंपरा मान्यता के अनुसार इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 3। ठीक है, लिखा नहीं गया संविधान में, लेकिन ये इस तरीके से चलता है सिस्टम कि राष्ट्रपति, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। इनकी योग्यता का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये कौन डिसाइड करेंगे? नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। कार्यकाल भी कोई मेंशन नहीं किया गया है। फिलहाल तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इतनी चीज ध्यान रखें। इनके कार्य की अगर बात करें, कार्य और शक्तियां, ये अगर बात करें एनसीवीसी की, तो जो कार्य एनसीएसटी करता है, जो कार्य एनसीएससी करता है, वही कार्य कौन करेगा? एनसीवीसी करेगा। पहले यही कार्य कौन करता था? पहले यही कार्य जो हमारा एससी वाला है वो कर लेता था, लेकिन अब इसको अलग दे दिया गया। तो इसका कार्य होता है, इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। इसका मतलब बताएगा वो क्या होता है? सिविल न्यायालय की शक्तियां बताएगा तो सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है। दोनों आयोग बता रहे, 338 को भी सिविल न्यायालय, इसको भी सिविल न्यायालय, इसको भी सिविल न्यायालय। होता क्या सिविल न्यायालय की शक्तियां पता है? मतलब कोई केस हो जाए तो उसके ऊपर जैसे का केस अपना है अधिकार के लिए ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए भाई, अगर ओबीसी के खिलाफ कोई केस हो जाए तो उसको अपने पास अपने अधिकार के लिए अपने अधिकार बताओ, ये होता है कुछ होता है और कुछ होता है कि नहीं? जैसे किसी का झगड़ा हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसको लड़ने के लिए केस दायर होता है तो उसका एनसीवीसी का, ये एनसीवीसी का अमर एक्टिव होता है। ठीक है, एनसीवीसी क्या करेगा? उस आरोपी के खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिविल न्यायालय की शक्तियां। वारंट जारी करने का जो अधिकार होता है, वारंट जारी करने के ही अधिकार को क्या करते हैं? सिविल न्यायालय। बाकी कोई वारंट जारी कर सकता है? न्यायालय नहीं जारी कर सकते। तो ये क्योंकि न्यायालय क्या कर सकता है? वारंट जारी कर सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। और अगर बात करें संविधान में पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी संरक्षण दिए गए हैं, उन सभी संरक्षण की रक्षा करना, उन लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करना, ये किसका कार्य होता है? एनसीवीसी का कार्य होता है। और अगर बात करें इसके अलावा, ये सो मोटो क्या बोलते हैं इसको? स्वतः संज्ञान, स्वतः संज्ञान। अगर कहीं पर भी पिछड़ा वर्ग के समुदाय के साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार हो रहा है तो वहां पर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार रखता है कौन सा आयोग? एनसीवीसी। इतनी चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है पिछड़ा वर्ग आयोग का। इसके मेंस में समानता क्वेश्चन बनेगा, प्री में क्वेश्चन बन जाएगा, और प्री में जो क्वेश्चन बनेंगे सबसे मेन चीज को आपको क्या ध्यान रखनी है? इसका संविधान संशोधन अधिनियम ध्यान रखना है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? कई बार आपको 4 आर्टिकल दे दिए जाएंगे, 4 आयोग दे दिए जाएंगे मिलाने के लिए, या कौन मैच का फॉलोइंग पूछा जाए कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसका आर्टिकल ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा है? 338 बी में है। या स्टेटमेंट बना के दे दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग में ही स्टेटमेंट बना के दिया कि वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि प्रारंभ में पिछड़ा वर्ग आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। तो सोचो अरे दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ठीक, पहले कैसी बॉडी थी? स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अब कैसी है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 102वां संविधान संशोधन। इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल पूछा जाए कितने वर्ष का हो जाएगा? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। सदस्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। योग्यता कहीं मेंशन नहीं की गई है, कार्यकाल कहीं मेंशन नहीं किया गया है, ये बस राष्ट्रपति के ऊपर डिसाइड किया गया है। उनको वेतन भत्ते जो भी राष्ट्रपति डिसाइड करेगा भारत के संचित निधि से देगा। नोट कर लो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, एनसीबीसी, एनसीबीसी। नहीं, पनिशमेंट वो नहीं है, बस ये सिफारिश कर सकते हैं। हाँ,
बात करें वो जांच करेगा, वो केवल जांच करेगा। अगर कोर्ट को अगर वो जांच में पाई जाती है तब कार्रवाई करेगा। क्योंकि ये ऐसे वाली किसी प्रकार का आरोप लगा तो ये क्या करेंगे, उसके खिलाफ वारंट जारी कर देंगे, ये उसको बुलाएंगे अपने समक्ष और उसमें भी उससे जवाब तलब किया जाएगा। अब वो अपना जवाब दे, अगर जवाब से संतुष्ट नहीं है तो केस कहाँ पूछा गया है, कोर्ट में पूछा गया है, कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी। बस ये इतना कार्य कर सकते हैं कि ये उसको एक कर सकते हैं, दबाव में ले सकते हैं, प्रेशर में ले सकते हैं, जितना कार्य होता है बाइंडिंग नहीं है किसी को, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होता। अगला पॉइंट लिखो, उसके पहला पॉइंट लिखो, प्रारंभ में यह आयोग, प्रारंभ में यह आयोग एक विधिक संस्था यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी, प्रारंभ में यह आयोग एक विधिक या सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी, प्रारंभ में यह संस्था एक सांविधिक या स्टैट्यूटरी लिखा स्टैट्यूटरी बॉडी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी थी। अगला पॉइंट, हाँ विधिक या सांविधिक कुछ भी लिखो, स्टैट्यूटरी अंग्रेजी कर सकते हैं। अगला पॉइंट, इसका गठन, इसका गठन, इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से किया गया था, ठीक है। तो इसका गठन आपसे पूछा जाए स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में कब किया गया है, 1993 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में पूछा जाए तो 2018, ठीक है। अगला पॉइंट, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन अधिनियम, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338B, अनुच्छेद 338B शामिल किया गया, 338B शामिल किया गया। आयोग की संरचना, आयोग की संरचना, आयोग की संरचना स्ट्रक्चर, देखो पहला पॉइंट, आयोग की संरचना स्ट्रक्चर, देखो पहला पॉइंट, एनसीबीसी में एक अध्यक्ष, एनसीबीसी में एक अध्यक्ष, एनसीबीसी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष,
एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, इनकी योग्यता कार्यकाल एवं वेतन भत्तों, इनकी योग्यता कार्यकाल एवं वेतन भत्तों का प्रावधान, इनकी योग्यता कार्यकाल तथा वेतन भत्तों का प्रावधान संविधान नहीं करता, संविधान नहीं करता। यद्यपि इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, मतलब फिक्स नहीं है 3 ही वर्ष रहेगा, ये कहीं पर भी संविधान में लिखा नहीं गया है, लेकिन राष्ट्रपति सामान्यतः अपने आदेश के तहत कितने वर्ष तक करता है, 3 वर्ष तक इनके कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त करता है। 3 वर्ष से पहले भी इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ये जब चाहे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं, इनका कार्यकाल चला जाएगा 3 वर्ष से पहले, इसका जब चाहे तो राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकता है। हालांकि इनको हटाना उतना कठिन नहीं है, जिस तरीके से हम लोग टैग वगैरह को हटाते हैं ऐसे राष्ट्रपति देखेगा कि हाँ ये लोग कार्य करने में सक्षम नहीं है तो हटा देगा। हालांकि काफी हद तक स्वायत्तता होती है, लेकिन उतनी स्वायत्तता नहीं होती है जितनी निर्वाचन आयोग वगैरह होती है। तो राष्ट्रपति जब चाहेगा तो अगर किसी तरीके का कार्य करने में सक्षम नहीं है या कोई और किसी तरीके की शिकायत पाई जाती है तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करेगा, इनको इनके पद से हटा देगा। तो मतलब बातें हो कर क्या बात है, क्या बात है दूसरा डिस्टर्ब होता है, मतलब ये समझा को क्योंकि आप लोग बतियाते हो, आप लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरा हम भी डिस्टर्ब होते हैं। अरे हम डिस्टर्ब ऐसे होते हैं क्योंकि हमें पता लगे यहाँ पे कुछ लेके चल रहा है, ठीक है, आप आपस में बतियाने लगते हो, मेरा फ्लो टूट जाता है और मेरा फ्लो टूट जाएगा, कोई ना कोई चीज बोर्ड पे आने से रह जाएगी और जो चीज बोर्ड पे आने से रह गई वो आपकी कॉपी में आने से रह जाएगी। समझ रहे सर, जब आपकी कॉपी में वही चीज आएगी जो मेरे बोर्ड पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बातें ना करो, मेरे बोर्ड पे सारे पॉइंट आ जाए उसके बाद बतिया लो, ठीक है। हाँ जरा देख लिए ये डेटा रख गया, उसके बाद बतिया लो। देखो जितने पॉइंट हम पे बोर्ड पे आ जाएंगे, हम जितना शांत रहेंगे उतने ही पॉइंट आपके बोर्ड पे आ जाएंगे, और जितने पॉइंट आपके बोर्ड पे आ जाएंगे उतने ही आपकी कॉपी में आ जाएंगे, और जितने कॉपी में आ जाएंगे उसी हिसाब से पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। समझ रहे, पता नहीं यही छूट जाए, अब से यही पॉइंट देखो उस दिन छूट गया भाग 16 में, और तुमको तो यही पूछ लिया जाता कि ये ना पूछा जाता कि कौन से अनुच्छेद में पूछा जाता है, ये कौन से भाग में, अरे भाग तुझे पता है नहीं। हां सर, इस आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किए जाएंगे वो ओबीसी कैटेगरी के होंगे, कोई भी इसके लिए योग्यता का डिसाइड नहीं है, सामान्यतः जितने अध्यक्ष सदस्य उपाध्यक्ष होते हैं ये ओबीसी के ही होते हैं, एससी वाले एसटी हो गया, एसटी वाले एसटी, लेकिन मेंशन नहीं है कहीं पे कि हां ऐसे ही यही योग्यता होती है, किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं, उसी समुदाय के लोगों ने जो विशेष कार्य किए हो उनको कर सकते हैं। हालांकि मेंशन नहीं है कहीं पे, और परंपरा के अनुसार किया भी इन लोगों को ही जाता है। तो सीधी सी बात है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए कार्य कर रहे हैं तो बैकवर्ड क्लासेस की समस्या कौन सोच सकता है, बैकवर्ड क्लासेस का व्यक्ति समझेगा, इसलिए उन्हीं को नियुक्त करते हैं। तो इसलिए जरा जरा की बातें रखते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट कर लो क्या लिखा था, 3 वर्ष का होता है। अगला पढ़िए कार्य एवं शक्तियां, अरे देखो कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां, इसमें देखो एनसीडीसी को सिविल न्यायालय की शक्तियां, एनसीडीसी को सिविल न्यायालय की शक्तियां
प्रदान की जाती हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। अगला पॉइंट, इस शक्ति के अंतर्गत करेंगे सिविल न्यायालय, ठीक, इस शक्ति के अंतर्गत एनसीबीसी, इस शक्ति के अंतर्गत एनसीबीसी वारंट जारी करने का अधिकार, वारंट जारी करने का अधिकार रखता है। वारंट समझते क्या होता है? वारंट क्या होता है? वारंट बता सकते? वारंट क्या होता है? ये आदेश, ठीक है, न्यायिक आदेश होता है। इसमें किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करने जाएंगे तो पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम लिखा होता है कौन से, हाँ, कि यहाँ तक कि कौन सी क्या क्राइम किया है, कौन सी धारा वही सब यहाँ पे लिखे होते हैं वारंट में। जैसे मूवी में अगर देखते होंगे मतलब मेरे पास आके गिरफ्तारी का वारंट वैसे में बड़ी जगह कर देता है, ठीक है, वही क्या होता है, वही वारंट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह लो, पिछड़ा वर्ग आयोग के दूसरा अधिकार लो, पिछड़ा वर्ग समुदाय के, दूसरा पॉइंट देखो, पिछड़ा वर्ग समुदाय के संवैधानिक हितों की सुरक्षा, पिछड़ा वर्ग समुदाय के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, पिछड़ा वर्ग समुदाय के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना। ये कार्य किसका होता है? इसी पिछड़ा वर्ग आयोग का होता है। पिछड़ा वर्ग आयोग क्या करेगा? हर वर्ष अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करके देगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन है कि पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट या प्रतिवेदन, रिपोर्ट इसी को क्या कहते हैं? इसी को प्रतिवेदन कहते हैं। तो किसको सौंपा जाता है? ये राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, ठीक है। अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? राष्ट्रपति को सबमिट करेगा। राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। ध्यान रखना है, पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट संसद को नहीं देता है। ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाएंगे? संसद में रखवाएंगे। अगर किसी राज्य से संबंधित कोई मैटर है, ठीक है, किसी राज्य में अगर किसी पिछड़ा वर्ग के साथ किसी तरीके का कोई कुछ भी किया गया और उस राज्य से संबंधित मैटर है तो रिपोर्ट किसको दी जाएगी? राज्यपाल को, और राज्यपाल उसको कहाँ रखवाएंगे? राज्य के विधानमंडल में रखवाएंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। आपका कोई क्वेश्चन आ जाए कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट संसद पटल पर रखते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट संसद पटल पे नहीं रखते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को कहाँ रखवाते हैं? संसद में रखवाते हैं। इसके बाद इसमें चर्चा होती है। सामान्यतः इनकी सिफारिशें मान ली जाती है, ठीक है, सामान्यतः सिफारिशें मान ली जाती है, लेकिन बाउंडेबल नहीं होती है। अगर नहीं भी मानते हैं तो राष्ट्रपति का आदेश निकाल देगा, ये आपका स्पष्टीकरण दे देगा कि इसकी सिफारिशें क्यों नहीं मानते, ठीक है। इस तरह नोट कर लो इसका। अगला पॉइंट एनसीबीसी, एनसीबीसी अपनी रिपोर्ट, एनसीबीसी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, एनसीबीसी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष, संसद के समक्ष या संसद पटल पर, संसद के समक्ष या संसद पटल पर रखवाते हैं। फिर इस पे चर्चा कर ली जाती है रिपोर्ट में। हालांकि किसी तरीके की कोई फाउंडेशन नहीं होती है कि इस रिपोर्ट को माने। अगर नहीं मानते हैं तो राष्ट्रपति को स्पष्टीकरण दे देंगे कि हम इनकी रिपोर्ट को क्यों नहीं मानते। इस तरीके तो ये तो 338 का कॉन्सेप्ट है। 338 ये किससे संबंधित है? ये एनसीबीसी से संबंधित हो गया। दो आर्टिकल में ध्यान रखते हैं, एक कौन सा है? 338 और दूसरा कौन सा जाएगा? आर्टिकल 340। 338 की बात करें, यहाँ पे तो एनसीबीसी का कॉन्सेप्ट किया गया है, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। तो वहां से बैकवर्ड क्लासेस का आयोग पूछा जाए कौन से में है? 338 में है। लेकिन
340 में अगर पूछा जाए तो इसमें बैकवर्ड क्लासेस की पहचान के लिए आए, बैकवर्ड क्लासेस की पहचान के लिए आए। ये कौन से आर्टिकल के लगा जाता है? आर्टिकल 340 के तहत। एक आयोग बड़ा फेमस मतलब वो जो 27% आरक्षण दिया गया था मंडल आयोग, एक आया मंडल आयोग, तो मंडल आयोग इसी आर्टिकल 340 के तहत गठित किया गया। तो ऐसे आयोग के पिछले वर्ग की पहचान के लिए जो आयोग गठित किए जाते हैं कौन से आर्टिकल के तहत किए जाते हैं? आर्टिकल 340 के तहत। और उनके कल्याण के लिए जो कार्य करता है, जिनमें जो कार्य करता है वो कौन सा है? 338B। जो आर्टिकल जानते हैं 338B में लिख लो एनसीबीसी और 340 में लिखो बैकवर्ड क्लासेस की पहचान के लिए आए। एग्जांपल के तौर पर लिख लो मंडल आयोग और ये और नाम था कालेंडर आयोग। ये कालेंडर आयोग बना। इस दो आयोग के नाम जान लो। एक वर्ष में नहीं जाना है, वर्ष ले लेना क्या है इसका। एक मंडल आयोग था और एक कालेंडर आयोग, कालेंडर आयोग। ये दो आयोग आप पूछ ले जाएंगे फिलहाल कि बाई चांस आपसे अगर कुछ कोई समझ में नहीं आएगा कैसे तौर पे हर एक आपको प्रॉपर नहीं इनका जो रिकमेंडेशन है उस समय के लिए ठीक मान नहीं की बात करता वो। तो ध्यान रखो मंडल आयोग कालेंडर आयोग किसके अंतर्गत गठित किए गए थे? इसी आर्टिकल 340 से गठित किए गए। एनसीबीसी अगर पूछा जाए तो 338B और इस बैकवर्ड क्लासेस की पहचान के लिए आयोग पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? 340 हो जाएगा। ये वाले आयोग बैकवर्ड क्लासेस की व्यक्ति लिए कार्य नहीं करते, उनके लिए नहीं, ये एनसीबीसी जो है ये उनके इसमें कार्य करता है। कोई भी किसी तरीके का एनसीबीसी के लिए कुछ करना है बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन करेगा? एनसीबीसी करेगा। ये सिर्फ ये बता देगा कि इस वर्ग के लोगों को क्या करो बैकवर्ड क्लासेस घोषित कर दो तो राष्ट्रपति घोषित करेंगे इसकी सिफारिश। ये हमारा हो गया एनसीबीसी। इसके बाद देखो अगला कौन सा बचा हुआ है? ये का हमारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष आयोग। अगला हमारा रहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष आयोग। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देख लेते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी, विशेष आयोग, स्पेशल कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये हमारा एक अधिकारी आ जाता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी। इसका कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए तो पहले बात आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 350B या 350 था। इसमें प्रावधान किया गया। अब चूंकि किसके लिए है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। भाषा राजभाषा कौन से भाग में है? भाग 17। ध्यान रखना है भाषाई अल्पसंख्यक वाला कौन से भाग में हो जाएगा? ये भाग 17 में हो जाएगा। ठीक है, वो वाले कौन से में है? भाग 16 में है। ये कौन से हो जाएगा? ये भाग 17 में हो जाएगा। क्योंकि किसके लिए कार्य कर रहा है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कार्य कर रहा है। हमारे संविधान दो प्रकार के अल्पसंख्यक बताए गए हैं। एक कौन से हैं? एक भाषाई अल्पसंख्यक है और दूसरे कौन से हैं? धार्मिक अल्पसंख्यक है। कौन से आर्टिकल में बताए गए? बता दो। 29-30 बताए गए और 30-20 स्पेशली एक आर्टिकल पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? 30 बताया गया है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को बताया भारत में कौन कौन है? तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। 1 2 3 4 5 6 समुदाय के लोग भारत में कैसे हैं? धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। और इनकी अगर बात करें तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ये हमारा मंत्रालय है तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, इसके अंतर्गत कार्य करते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक। लेकिन भाषाई अल्पसंख्यकों की बात करें यानी कि ये वाला अधिकारी ये किसके अंतर्गत कार्य करेगा? रहे मंत्रालय के अल्पसंख्यक प्रभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अल्पसंख्यक प्रभाग इसके अंतर्गत कार्य करता है। तो बस यही छोटा सा अंतर ध्यान रखना है। क्वेश्चन भाषाई अल्पसंख्यक कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? और पहला आपको माइनॉरिटी वाला मिल जाए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मिल जाए तो ये मंत्रालय उसी के अंतर्गत कार्य करता है। गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत कार्य करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब देखो भाषाई अल्पसंख्यक कौन होंगे? ठीक है, आपको बताया था कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग
जाएगा, यानी कि राज्य निर्धारित करते हैं कि भाषा अल्पसंख्यक कौन है। हर राज्य में अलग अलग तरीके की भाषा बोली जाती है। तो भाषाई अल्पसंख्यक किस स्तर पर निर्धारित होते हैं? राज्य स्तर पर निर्धारित होते हैं, ये केंद्र के स्तर पर निर्धारित नहीं होते। अगला पॉइंट देखो, ये वाला ध्यान रखना है, एक वाला ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट में ये वाला ध्यान रखना है, और तीसरा इसका भाग ध्यान रखना है। आर्टिकल तो आपको याद रहेगा, आर्टिकल तो याद हो ही गए, आर्टिकल याद रहेंगे। ये तीन कंफ्यूज करेंगे। आप पूछा जाए कौन सा है? 17 मंत्रालय पूछा जाए, गृह मंत्रालय और किस लेवल पर डिसाइड होते हैं? राज्य स्तर पर डिसाइड होते हैं। अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो अधिकारी है, इसका प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, इसका अस्तित्व मूल संविधान में इसका कोई अस्तित्व नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। ये अधिकारी हमारा बाद में आता है, इसके लिए संविधान संशोधन लाया गया था। वो संविधान कौन सा था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। वर्ष बता सकता है कोई कौन सा है? अब फिर 7वें संविधान संशोधन द्वारा और भी कुछ काम किया गया था, बताना। 7वां संविधान संशोधन वर्ष कौन से बदला है? भाई ये पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से संविधान, ये कौन से पक्ष के लायक है संविधान संशोधन में? ऑप्शन दे दे, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन है 1956 का आर्टिकल 1961, तीसरा आर्टिकल 1976 और चौथा आर्टिकल 14 भाग 1956। और बताओ है नहीं? चलो लोटा, ठीक है, आपको है, आपको है, आपको लोटा लोटा नहीं आता है, इसमें तो कोई नहीं है, इसमें तो कोई नहीं है, हाँ बताओ कौन सा? 56 54 क्यों नहीं था? नहीं मतलब लोटा, अच्छा 56 54 नहीं तो 56 नहीं है, समझे कि पेड़। और बताओ मुझे नहीं ध्यान है 59 कौन सा संविधान संशोधन? 1956 है, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष आया था? 1956 में आया गया था। और इसी संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था? एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 350 का था, और इसी आर्टिकल 350 का के माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया। क्या कार्यकाल होगा, क्या योग्यता होगी, वेतन भत्ता क्या होगा, कुछ भी डिसाइड नहीं, ठीक है, सब राष्ट्रपति अपने मन से करते हैं। इसका कुछ भी प्रावधान संविधान के संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है कि कितने वर्ष तक रहेगा, कितना क्या योग्यता होगी, कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब कौन डिसाइड करे? राष्ट्रपति डिसाइड करे। बस इतने से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इसके बारे में। नियुक्ति अगर पूछी जाए, ठीक है, नियुक्ति अगर पूछी जाए कि नियुक्ति कौन करते हैं, तो नियुक्ति इसके राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करते हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो भाषा अल्पसंख्यक आयोग है या भाषा अल्पसंख्यक आयुक्त है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इस भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो विशेष अधिकारी होता है उसका मुख्यालय बनाया गया। इतने पॉइंट ध्यान रखने के पास, ठीक है। इतना पहला पॉइंट ले लो। आर्टिकल पूछा जाए कौन सा है? 350 या 350 भी। भाग पूछा जाए भाग 17। मंत्रालय पूछा जाए गृह मंत्रालय। किस लेवल पे भाषा अल्पसंख्यक डिसाइड होंगे? राज्य स्तर पर। मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। बाकी योग्यता वगैरह कुछ भी डिसाइड नहीं है। कौन डिसाइड करेंगे? राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। क्लियर इतनी बातें? बिना देखे एक बार बता दो कौन सा आर्टिकल है? 350 हाँ या 350 भी। भाग बता दो। मंत्रालय गृह मंत्रालय और हेडक्वार्टर इलाहाबाद। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन वर्ष 1956 में है। मूल संविधान में नहीं था। डिसाइड कौन करता है योग्यता वगैरह? राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। और ये भाषाई अल्पसंख्यक पर कौन से स्तर पर डिसाइड किए जाएंगे? राज्य स्तर। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखें। देख के बताए बिना देखे बताए? अब एक बार बिना देखे बता दो, ठीक है। एक बार और बता दो बिना देखे। आर्टिकल कौन सा है? 350। हाँ बिना देखे बता दो, यहाँ बिना देखे, बिना देखे बता दो, ठीक है। लिखा रहेगा, लिखा है बाद में बिना देखे कोर्स नाम कर देता है, ऐसे बता दो। आर्टिकल 350 कौन से भाग में? कौन से मंत्रालय? कौन से स्तर पर? राज्य स्तर पर। मूल संविधान में नहीं था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वें वर्ष
भाषा वो 21 71 92 है, भाषा तो 21 71 जोड़ो कितना है 92, ऐसे करके 1 3 जोड़ो कितने हो गए 4, ये भाग 7 हटाया गया संविधान में, भाग 7 और भाग 9 हटाया गया था किसके माध्यम से 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से, बाद में 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ दिया गया, 7 नहीं जोड़ा गया, तो संविधान में भाग 7 है ही। 7 को जब भी आपसे कंफ्यूजन होगी 7 किससे कंफ्यूज करेगा 9वें संविधान संशोधन से, 9वें संविधान संशोधन में क्या 9वें में क्या कोई समझौता वगैरह कुछ आया बेरोजगारी कौन से में है 9वें में, ये कंफ्यूज करेगा 7वें से, ठीक है। जब भी बेरोजगारी वगैरह का क्वेश्चन आएगा तो 9 और 7 दोनों मिलेंगे, बेरोजगारी में क्वेश्चन आ जाए कि बेरोजगारी समझौता कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया, तो 9 भी मिलेगा 7 भी मिलेगा, 99% 1% छूट जाए तो छूट जाए, वरना 99% दोनों आपको विकल्प मिलेंगे। जहां जहां कंफ्यूजन हो सकती है तो कंफ्यूजन को कहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, जहां पे हम कंफ्यूज रहते हैं वहां पे आपको बता देते हैं कि यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, जरूरी नहीं आपको कंफ्यूजन पर पता है वहां पे नोट कीजिए कहां यहां पे कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि कंफ्यूजन वाले पॉइंट नहीं ही वहां पे, ठीक है। नोट कर लो इसको, हेडिंग डालो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी या विशेष आयुक्त, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष आयुक्त। इस देखो पहला पॉइंट अनुच्छेद 350 बी या 350 खा, अनुच्छेद 350 खा या 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान है, विशेष अधिकारी का प्रावधान है। अगला पॉइंट संविधान के भाग 17, अच्छा भाग 17 में है क्या मुझे बता दो, भाग 17 में है क्या, भाग 17 का टाइटल क्या है, कौन सा नहीं, भाग 17 का टाइटल है, भाग 17 तो इस भाग के अंदर से कई भाग हैं, इस भाग में 4 अध्याय है, उसी में ये वाला है 4 अध्याय है भाग 17 में, उसी में वाला है। भाग 17 का मेन टाइटल क्या है, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र चलते, ऐसे भाग 17 का मेन टाइटल क्या है, क्या है भाग 17 अभी बताया था जरा पहले भाग 17 में प्रांत भाषा कौन से में है, भाग 17 में, ठीक है। देख लो अगला पॉइंट संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में किसका प्रावधान है, संविधान के भाग 17 में किसका प्रावधान है। अगला पॉइंट भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी, हाँ देखो भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी गृह मंत्रालय के अल्पसंख्यक प्रभाग, गृह मंत्रालय के अल्पसंख्यक प्रभाग के अंतर्गत कार्य करता है, के अंतर्गत कार्य करता है, अल्पसंख्यक प्रभाग डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। यही पे ब्रैकेट में एक पॉइंट और लिख लो कि धार्मिक अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटीज होते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, धार्मिक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, हाँ कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
के अंतर्गत कार्य करते हैं, यानी जो हमारा अल्पसंख्यक आयोग है वो हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो किसके अंतर्गत कार्य करेगा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा। लेकिन जो भाषाई वाला है ये किसके अंतर्गत कार्य करेगा? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण, भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर, भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाता है, किया जाता है। अगला पॉइंट, मूल संविधान में, मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसका गठन किया गया, इसका गठन किया गया। अगला पॉइंट, इस संशोधन अधिनियम में, इस संशोधन अधिनियम में किस अधिकारी की योग्यताएं, इस संशोधन अधिनियम में इस अधिकारी की योग्यताएं, कार्यकाल, इस संशोधन अधिनियम में इस अधिकारी की योग्यताएं, कार्यकाल, वेतन, वेतन आदि निर्धारित नहीं किया गया, आदि निर्धारित नहीं किया गया। इसकी नियुक्ति, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसके लिए इसके असिस्टेंट भी होते हैं, ये हमारा चीफ कमिश्नर है, कुछ असिस्टेंट कमिश्नर भी नियुक्त कर दिए जाते हैं जब जरूरत पड़ेगा राष्ट्रपति तब। फिलहाल वो मेन आपका कौन सा है? मेन आपका ये स्पेशल वाला होता है, विशेष अधिकारी होता है, विशेष आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति की जाती है। कहीं पे अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एक असिस्टेंट होना चाहिए तब असिस्टेंट बना सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर बना देगा, अन्यथा नहीं बनाएगा। इस आयोग का मुख्यालय, इस आयोग का मुख्यालय, आयोग नहीं, इस आयोग का मुख्यालय, इस आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में, इस आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। ये हमारा हो जाता है भाषाई संकेत वर्ग का अधिकारी। इतने पॉइंट याद रखने हैं। फिर से देख लो, आर्टिकल पूछा जाए तो 350 की भाग पूछा जाए, 17 मंत्रालय पूछा जाए, किस स्तर पर डिसाइड होंगे? राज्य स्तर। मूल संविधान में नहीं था, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वें वर्ष। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्यालय कहाँ है? बाकी कार्य भाषाई संकेत वर्ग के लिए करेगा। आपको चीज ध्यान रखनी है कि भाषाई संकेत वर्ग के जितने भी लोग होते हैं उनके हित में काम करेंगे कौन? भाषाई संकेत वर्ग के अधिकारी। भाषाई संकेत वर्ग को समझ ही रहे होंगे, जो सीमित स्तर पर बोली जाने वाली भाषाएं होती है, जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या क्या होती है? कम होती है, उनको क्या कहते हैं? भाषाई संकेत कहते हैं। इस तरीके आप देखो आगे लोग पढ़ते हैं। अगला हमारा आता है कैग। अगला आता है कैग। कैग आपको
क्या आपको इस तरीके से पढ़ना है मेल करना। क्या चीज? हाई कोर्ट हाँ हेडक्वार्टर इलाहाबाद से नहीं 2015 नहीं 2015 नहीं ऐसा एक बार चेक कर लेना गूगल पे एक बार नंबर चेक इलाहाबाद से 2015 एक बार चेक करके देख लेना हमने कहा नहीं पढ़ा है एक बार चेक कर लेना ठीक है एक बार चेक कर लेना गूगल पे इधर आता है गाइडलाइन के लिए किसी साइट का विद्यालय चेक करके देखो कहां है कि चेंज नहीं किया गया होगा मेरे ख्याल से अगर चेंज किया गया होगा तो अभी देखने से पता चल जाएगा एक बार चेक कर लो अगर हमने पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से तो अभी चेंज नहीं होना चाहिए चेक कर लो एक बार हो सकता है कुछ ना कुछ संशोधन बाद में हुआ हो चेक कर लो पता चल जाएगा ठीक है इसके बाद देखो एक हमारा उदाहरण है मैं पता नहीं कौन सा है कैट कैट देखा ये इलाहाबादी नहीं चेंज नहीं चेंज 350 करोड़ को है चेंज तो नहीं किया मैंने इलाहाबाद प्रयागराज में ही है सही है एक बार देखना आपने हाँ सही है हाँ कुछ और देख लिया मैं पर चेक करते इलाहाबाद ही है चेंज को वो तो पता चल जाता छोटा बड़ा अधिकारी नहीं बहुत बड़ा अधिकारी ठीक है हाँ सही देखो अगर हमारे कौन सा है कैट कैट की अगर बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पूरा नाम क्या होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG कैट ठीक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये हमारा एक अधिकारी होता है कैट इस कैट के बारे में पूरे आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं कहां से कहां तक है 148 से लेकर 151 तक का पूरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में किया गया है कैट के बारे में किया गया है एक एक करके देख लेते हैं 148 में क्या है इस कैट का पद दिया गया है कैट का कॉन्सेप्ट कौन से में है 148 में 149 की अगर बात करें तो कैट के जो कार्य या दायित्व वगैरह है ये कौन से में है 149 में दिए गए हैं 150 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र होते हैं संघ राज्य क्षेत्र होते हैं इनके खातों की ऑडिटिंग करना इनके खातों की ऑडिटिंग करना ये कार्य कौन से आर्टिकल में दिया गया है 150 में दिया गया है क्या दिखा रहा नहीं दिखा रहा तो सर नया एडिशन है चलो अभी देखो ठीक है अभी पहले नंबर देखो भी देखेंगे ठीक है फिलहाल ऊपर भी फिलहाल चलो एक बार देख लेंगे ठीक है चलो ये आगे भी देखेंगे ठीक है अगला हमारा कौन सा आता है 151 में क्या कहा गया है इसका प्रतिवेदन का मतलब क्या हो गया रिपोर्ट प्रतिवेदन का मतलब क्या हो जाएगा रिपोर्ट ये चार आर्टिकल ध्यान में रखते हैं 148 में क्या है कैट का पद है 149 में से कार्य और दायित्व दिए गए हैं 150 में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के खातों की ऑडिटिंग के बारे में प्रावधान किया गया है 151 में उसकी रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट किया गया है ये चार आर्टिकल ध्यान रखना ठीक है तो अगर खाली 148 दिमाग में हो कि कैट का कॉन्सेप्ट 148 में तो निकाल देना चार आर्टिकल है हमारे कैट से संबंधित ठीक है वरना क्वेश्चन आ जाए कि कौन से विषय में कैट के कार्य और दायित्व का प्रावधान है और यही वाले चार लिखना कैट 148 से है कि कार्य दायित्व 148 से लगा चलिए गलत हो जाएगा कार्य दायित्व कौन से में है 148 में है या पता लगे ऐसे करके चार विकल्प बना के 338 इसमें लिखते हैं NCSC फिर लिख के आ जाए 338A और यहाँ पे लिखते हैं NCST और फिर एक आपको आर्टिकल लिख दिया जाए आर्टिकल 149 इसमें लिख दिया जाए कि कैट के कार्य ऐसे करके और फिर एक और लिख दिया जाए आर्टिकल 350B और यहाँ पे कुछ और लिख दिया जाए आप सोचो कि यहाँ तक कुछ अरे कैट 149 तो है नहीं कैट 148 में यही वाला गलत है तो क्या हो जाएगा गलत है गलत लिख देगा यहाँ कुछ और लिख देगा भाषा या सेकंड करेगा कुछ और लिख देगा लेकिन आपको यही पे ब्रेक लगा देगा तो कैट के कार्य का दिमाग क्या है कैट और कैट अच्छा यहाँ तक पहुंचे हुए ही नहीं ठीक है जैसे 149 लिखा मिलेगा कैट खाली शब्द लिखा हुआ मिलेगा बस दिमाग रुक गया इसके आगे नहीं जाएगा कि क्या पूछ क्या रहा है
कार्य पूछा, पद पूछा, कुछ नहीं करेगा। बस 149 कैट, अच्छा कैट तो एकदम रट्टा मारा हुआ है 148 है, तो क्या कर बैठोगे, गलत कर बैठोगे, क्योंकि कैट के कार्य 149 में है सही। ठीक है, ये वाला एक विकल्प कोई ना कोई गलत बना दीजिए जरा, वहां पे किस तरीके से क्वेश्चन गलत करना है क्वेश्चन। हां कौन सी कैट, हाँ जैसे अगर अपने केंद्र की रिपोर्ट होगा तो राष्ट्रपति को सौंपेगा, राज्य के भी हाथों की ऑडिटिंग करता है तो राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। हाँ इस तरीके से, क्योंकि राज्य के लिए अलग से कैट नहीं होता, ये नहीं पता दिखाई होता है, वो केंद्र का कुछ करेगा तो केंद्र के लिए सौंप देगा, राज्य के लिए करेगा तो राज्य के लिए सौंप देगा। ऐसे करके ये सब का एक ऑडिटिंग, ऑडिटिंग सब समझते क्या होता है, एक अकाउंटिंग, दूसरा ऑडिटिंग, लेखा जोखा का कार्य। तो ये ऑडिटिंग होता क्या है, ऑडिटिंग समझते क्या होता है, क्या होता है कंपाइल करना और सरकार में जितने अच्छा कॉमर्स किसी की तरह कॉमर्स कॉमर्स वाला कोई बैठा हुआ है यहाँ कोई नहीं, कॉमर्स पढ़ा था ऑडिटिंग मतलब खातों की जांच करना, ठीक है, हाथों की जांच करना, कोई चीज लिखी जैसे नोट्स आप भी लिख रहे हैं, ये क्या हुआ अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, ये अकाउंटिंग अगर जैसे अब थोड़े समय इसके अंदर अच्छा सही लिखा है गड़बड़ लिखा है तो उसको चेक करेंगे क्या होगा, ऑडिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जब खाते लिखते हैं उसको अकाउंटिंग बोलते हैं, और जब खातों की जांच की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको ऑडिटिंग कहते हैं। तो लिखता नहीं है भाई, ध्यान रखना है, ये जो टैग होता है ये खाते लिखता नहीं है, ये क्या करता है, ऑडिटिंग करता है, गड़बड़ तो नहीं की गई किसी तरीके की हेरफेर तो नहीं है, तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ऑडिटिंग का होता है, इसका कार्य अकाउंटिंग का नहीं होता। पहली बात ध्यान रखना है, एक अकाउंटिंग का कार्य नहीं करता, कार्य कौन सा करता है, ऑडिटिंग का करता है। अगर खातों गड़बड़ की गई है ठीक तो काम कौन करेगा, कैट करेगा। इस कैट की सहायता के लिए एक समिति कार्य करती है, संसद की में समितियां पड़ी हैं, उनमें से एक समिति ऐसी होती है जिसका कनेक्शन कैट से होता है, बता दो कौन सी समिति है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी है, लोक लेखा समिति, ये इसका कार्य किससे कनेक्ट होता है, कैट से कनेक्ट होता है। जब भी किसी तरीके का घोटाला या गड़बड़ किया जाता है तो यही दोनों लोग काम करते हैं, या तो पीएससी काम करेगा या फिर कैट काम करेगी। तो देखो बेसिक से बेसिक साथ उसके 4 आर्टिकल ध्यान रखें। पहला पॉइंट, अगर कैट के पद की बात करें तो कैट का पद कौन से आर्टिकल में है, 128 में। कैट के कार्य दायित्व की बात करें कौन से आर्टिकल में है, 149 में। कैट संघ या राज्य विधानमंडलों के बारे में बात करें कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसकी रिपोर्ट की बात करें 151 हो जाएगा। रिपोर्ट इसकी अलग अलग तरीके की होगी, या तो केंद्र में राष्ट्रपति को सबमिट की जाएगी, अगर केंद्र की रिपोर्ट होगी तो किसको सबमिट की जाएगी, राष्ट्रपति को सबमिट की जाएगी, और राज्य की रिपोर्ट होगी तो किसको सबमिट की जाएगी, राज्यपाल को सबमिट की जाएगी, ठीक है इस तरीके। और संघ राज्य क्षेत्र, यहाँ पे कौन सा संघ राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कौन संघ राज्य क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे विधानमंडल है, जहाँ पे नहीं है वो तो डायरेक्ट केंद्र के ही कंट्रोल में कार्य करते हैं। इनकी बात कौन सा की कर रहे हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। 3 की बात कर रहे हैं, 3 खातों की जांच कर सकता है, बाकी खातों की जांच करता है तो फिर किसको देगा, राष्ट्रपति डायरेक्ट अपने हिसाब से देगा, क्योंकि ये संघ राज्य क्षेत्र कुछ होता क्या है, उनको हाफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। आधे राज्य जिनको मान्यता प्राप्त होती है तो उनका खाता कौन मेंटेन करता है, वहां की सरकार मेंटेन करेगी, तो उनकी भी लोग जांच करेंगे कि नहीं करेंगे। कि ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री ने राज्य के संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री ने कुछ गड़बड़ किया हो, ठीक है, उसकी जांच कौन करते हैं, यही करते हैं। क्या क्या करते हैं इनको देख लेते हैं, पहले नोट कर लो इसके आर्टिकल, यही डालो कैट, यही डालो कैट, CAG कैट, यही डालो कैट, इसकी फुल फॉर्म देखिए, कैट की फुल फॉर्म देखो, ना अल्पसंख्यक प्रभाग है, प्रभाग के विभाग में
वो वाला मंत्रालय स्वतंत्र मंत्रालय नहीं है, ये अल्पसंख्यक विभाग होता है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा, वो वाला अल्पसंख्यक अलग हो जाएगा। इसका एक कुछ कार्यालय देख लें। सर आपने अल्पसंख्यक प्रभाव को करना प्रभाग प्रभाग में विभाग ऐसे नोट कर लो इसको। दिल्ली की तो नहीं दिखा रहा है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद में ही दिखा रहा है। चलो बाद में देख लेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय नहीं दिखा रहा, क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु वगैरह कहाँ कर रहे हैं, चलो चाबी देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इलाहाबाद दिल्ली को मुझे लगता है किसी को आपको आउटलाइन चेक करते हैं, ठीक है। इलाहाबाद दिल्ली तो ना पहले कैट जिसको को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 से 151, आर्टिकल 148 से 151 पहला पॉइंट लिखो इसको, पहला पॉइंट लिखो अनुच्छेद 148, चार आर्टिकल पहले लिख लो। अनुच्छेद 148 उसके आगे लिखो कैट का पद, कैट का पद, कैट CAT कैट का पद के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं, 148 में। अब लिखो अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 कार्य एवं दायित्व, अनुच्छेद इसमें चल रहे कार्य एवं दायित्व। देखो 150 इसे लिखो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के खातों की ऑडिटिंग, के खातों की ऑडिटिंग इत्यादि और बहुत सारे कार्य आ जाते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के खातों की ऑडिटिंग। और 151 रिपोर्ट, 151 रिपोर्ट, ठीक है। 151 में रिपोर्ट। आप देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से कार्य। कैट के बारे में पहला पॉइंट हम देखेंगे तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि जो कैट का पद है ये कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कैट के पद के बारे में बात करें तो कैट का पद कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यूके के संविधान से लिया गया है। तो हमारा 1935 का अधिनियम आएगा, 1935 के अधिनियम में भी एक कैट का प्रावधान था, लेकिन कैट हमारे लिए कोई नया पदाधिकारी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि संविधान में तो दिया गया है लेकिन हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम लोग अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम लोग मेडिकल हिस्ट्री जाते हैं तो मेडिकल हिस्ट्री में हमको दो पदाधिकारी मिलते हैं, मुशर्रिफ, मुस्तफी, ठीक है। लोग मेडिकल में पहुंचते हैं तो हमको दो पदाधिकारी मिलेंगे, एक कौन सा होगा, मुशर्रिफ, और दूसरा कौन सा होता था, मुस्तफी, मुगल काल, ठीक है। उन लोग के दिन दो पदार्थ मिल जाएंगे, एक मुशर्रिफ और दूसरा कौन सा है, मुस्तफी। यही दोनों सम्मिलित रूप से आज क्या है, ठीक है। जो कार्य उस समय मेडिकल हिस्ट्री में मुशर्रिफ और मुस्तफी करते थे, यही कार्य आज कौन करता है, कैट करता है। बस छोटा सा अंतर यह है कि इन लोगों को कंट्रोलर के रूप में भी कार्य दिया गया था, हमारे कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। नियंत्रक का कार्य नहीं करता है, हालांकि नाम क्या इसके लगा हुआ नियंत्रक, लेकिन नियंत्रक का कार्य नहीं करता। नियंत्रक का कार्य करने का मतलब ये होता है कि जब भी सरकार के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा कोई पैसा खर्च कर दिया जाता है उसके बाद इसका कार्य स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले कार्य स्टार्ट नहीं होता है, यानी कि ये डिसाइड नहीं करता कि
कितना पैसा खर्च किया जाएगा या किस तरीके से किया जाएगा, कितना पैसा खर्च किया गया है, वो सही जगह किया गया है नहीं किया गया है, सही व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया नहीं किया गया, ये सब देखने का अधिकार किसके पास होता है, कैग के पास होता है। मतलब ये कौन है, ऑडिटर है। नाम दोनों का कंट्रोलर है, लेकिन है कौन, ये केवल ऑडिटर है, महालेखा है, परीक्षक है, ये हमारा किसी तरीके का नियंत्रण का कार्य नहीं करता। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है, ये पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर लोग मेडिकल में पहुंचे तो दो पदाधिकारी मिलेंगे, एक कौन सा, मुशर्रिफ और दूसरा कौन सा, मुस्तौफी। ये दोनों पदाधिकारी क्या करते थे, आज की कैग के समान हमारे यहाँ कार्य करते थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा गया है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि मध्यकाल में कैग को क्या कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष का नहीं ध्यान है, इस आज यूपी में पूछा गया, किसी और कहीं पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेडिकल हिस्ट्री में कैग को किस नाम से जाना जाता था, मुशर्रिफ, मुस्तौफी। ये दोनों कौन है, एक कैग के सम्मिलित रूप। ठीक, तो मेडिकल का अगर दोबारा अगर पूछा जाए कौन हो जाएगा, मुशर्रिफ और मुस्तौफी। आज के हमारे समय पे कौन है, कैग है। तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है, ये पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट, इनकी नियुक्ति की अगर बात करें, नियुक्ति की अगर बात करें तो आर्टिकल 148 के अनुसार इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कैग की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। इनके शपथ की अगर बात करें, शपथ भी इनको कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। और शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है। शपथ का प्रारूप हमारी तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये काफी हद तक स्वतंत्र पद है, कैसे करके भी देखेंगे। और अगर बात करें इनके अलावा इनके कार्यकाल की, कैग के कार्यकाल की अगर बात करें तो कैग जो होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक क्या कर सकता है, अपने पद पर बना रह सकता है। ये दोनों कौशल समझते क्या होता है, क्या होता है कि या तो 6 वर्ष पूरे हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा वो व्यक्ति अपने पद से हट जाएगा। ठीक, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कैग क्या करेगा, अपने पद पर बना रहेगा। इसकी योग्यताओं के बारे में संविधान में कुछ भी प्रावधान नहीं किया। ठीक है, किस व्यक्ति को कैग नियुक्त करेंगे ये संविधान में कहीं नहीं लिखा गया, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। इनडायरेक्ट इधर से बातें निकल के आती हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये कैग क्या कर सकता है, अपने पद पर बना रह सकता है। इसको वेतन भत्तों की अगर बात करें, इसको वेतन भत्तों की अगर बात करें तो जो इसके वेतन भत्ते होते हैं ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय मतलब इसके वेतन भत्तों पर संसद में किसी भी प्रकार की कोई वोटिंग नहीं कराई जाएगी, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। बस बता दिया जाएगा कि इतना पैसा देना है कैग को, बस उतना पैसा संसद के द्वारा उसको दे दिया जाएगा। तो संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है किसको, भारत के कैग के वेतन भत्तों को। क्योंकि इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, तो इससे पहले भी इनको उनके पद से हटा सकते। कैसे हटा सकते, या तो ये अपना इस्तीफा सौंप दे, इस्तीफा किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को, या तो ये अपना इस्तीफा सौंप दे किसको, राष्ट्रपति को। तब भी इनका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें, अचानक इनकी मृत्यु हो जाए, अचानक मृत्यु हो जाए तब भी इनका पद क्या हो जाएगा, तब भी पद खाली हो जाएगा। इसके अलावा अगर साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर उनको उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैग को हटा सकते हैं। और कैग को फिर कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, हटाएगा राष्ट्रपति ही। अगर इस्तीफा नहीं दिया या अचानक मृत्यु नहीं हुई तो ऐसे करके कैग को हटा नहीं सकते हैं। कैग को उसी आधार पर हटाएंगे जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया ध्यान है या भूल गए, ध्यान है, बताइए किसको क्या करना लोकसभा में, उसके बाद में कमेटी अपॉइंट होती है और कितने मेंबर की, 3 मेंबर, और अगर वो कमेटी
बात है कि मतलब ये आरोप सही है, आरोप सही है, उसके बाद पास हो जाएगा। बहुमत कितना चाहिए? दुबई का स्पेशल मेजोरिटी है। कितना होता है स्पेशल मेजोरिटी? विशेष कितना होता है? कुल संख्या का कुल सदस्य संख्या का कितना? टोटल में उसका 2 है। इसमें स्पेशल मेजोरिटी से बताने की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और प्रेजेंटेड होने का 2 है। इसी प्रकार से जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी को हटाते हैं, उसी प्रकार से किसको हटा सकते हैं? कैग को हटा सकते हैं। शक्तिशाली को तो हो गया या बहुत हल्का फुल्का हो गया? और शक्तिशाली ऐसे नहीं कर सकते। जब भी किसी कैग को कार्य करना होता है तो किस सरकार के अगेंस्ट भी जाकर कार्य कर सकता है। कैग क्या कर सकता है? भ्रष्टाचार की जांच करता है तो भ्रष्टाचार कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है और सरकार के सब लोग भी कर सकते हैं। तो सरकार के लोगों के भ्रष्टाचार की जांच करना है और पता लगे कैग को कहीं ये कहीं अगर सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दे दी और सरकार ने हटा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाए? तो ऐसे हटा नहीं सकते, आसान थोड़ी हटाना। तो ये पूरी प्रक्रिया बताएंगे इसीलिए ताकि कैग स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। तो देखो पहला पॉइंट कहाँ से पद लिया गया है? ब्रिटेन से लेके, हालांकि बहुत डिफरेंस है, ठीक है? ब्रिटेन से लिया जरूर गया है लेकिन बहुत डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है ये अभी हम लोग करेंगे, कौन कौन से डिफरेंसेस है यूके से लेकर। दूसरा, नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। कार्यकाल अगर बात करें 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे बने रहेंगे। योग्यता के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया कहीं पे। वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। पद कैसे खाली हो जाएगा? या तो इस्तीफा सौंप देंगे वो राष्ट्रपति को, या फिर अचानक मृत्यु हो जाए, या फिर साबित कदाचार और असमर्थता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाते हैं उसी आधार पर कैग को उसके पद से हटा सकते हैं। क्लियर इतनी बातें? संचित निधि में भारित, इसको बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। से कंसोलिडेटेड फंड से 2 तरीके के हमारे व्यय किए जाते हैं। एक होता है जिस व्यय पर लोकसभा में वोटिंग कराई जाती है, जिसमें कटौती कर सकते हैं, ठीक? और जिसमें कटौती नहीं कर सकते हैं तो उसको होते संचित निधि में भारित चार्ज। ये संसद डिसाइड करेगी, ये संसद डिसाइड करेगी। वेतन वगैरह का यहाँ पे राष्ट्रपति डिसाइड नहीं करते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? संसद ने बकायदा कानून लेके आएगी, उसके माध्यम से डिसाइड करेगी। नहीं, संसद ने कानून लेके आए, संसद ने कानून में दिया कि हम अपने कैग को 2.5 लाख रुपए वेतन देंगे, ठीक है? ये हो गया। अब अगर संसद ने इसको पारित कर दिया तो 2.5 लाख रुपए फिक्स हो गया। अब हर महीने 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा तो हर महीने 2.5 लाख देने और आ गया करो। हर महीने 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा तो इसके लिए बजट अलॉट किया जाएगा। तो जब बजट अलॉट किया जाता है तो बजट में ये बताया जाता है कितना पैसा कहाँ से खर्च करेंगे। तो जो कुछ पैसे होते संचित निधि से किए जाने वाले हैं, कुछ होते संचित निधि पर भारित व्यय। तो संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं इन पर बजट के दौरान वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक? अब जैसे 2.5 लाख रुपया हो गया, पूरे साल का इनका वेतन कितना हो जाएगा? 12 24 30 लाख नहीं, हाँ 30 लाख हो जाएगा, ठीक है? पूरे साल का कितना वेतन हो गया? 30 लाख हो गया। तो बजट में टैक्स के लिए कितना रुपया अलॉट करना पड़ेगा? 30 लाख रुपया अलॉट करना पड़ेगा। ये 30 लाख रुपया अलॉट करेंगे तो बजट लेके आएंगे, वहाँ पे लिखेंगे कि 30 लाख रुपया इस बार का टैक्स को देना है। तो इसमें संसद वोटिंग नहीं होगी, बिना 30 में 20 ये वोटिंग नहीं होगी। 30 मतलब 30, ठीक? बस ऐसे ही बता दिया जाएगा लोकसभा के लिए कि 30 लाख रुपए चाहिए है, ये टैक्स के लिए देना है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संचित निधि पर भारित। यहाँ पे वोटिंग नहीं होगी बजट में, बाकी इसमें वोटिंग होगी। हमें बढ़ाना है तो दूसरा एक्ट लेके आएंगे, 2.5 से 3 करना है, दूसरा एक्ट लेके वहाँ पर वोटिंग होगी। हाँ, ये 4% फंड ऑफ इंडिया जितना भी भारत सरकार जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनका सबका वेतन इसी से दिया जाता है और सबका वेतन ऐसा वाला ही दिया जाता है। तो इसका मैं एग्जाम्पल दिया था, जैसे ये ऐसे भी होते हैं जिन्हें कटौती नहीं कर सकते, ठीक है? वो आया नोट कर लो इसका, ठीक? नोट कर लो। अगला पॉइंट, कैग का पद। कैग का पद ब्रिटेन के संविधान से कैग का पद
ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, की जाती है। अगला पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते हैं। अभी कौन है? संजय मूर्ति शायद संजय मूर्ति का वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते हैं। अगला पॉइंट, भारत के कैद 6 वर्ष, भारत के कैद 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद मतलब ये कि या तो 6 वर्ष का टर्म पूरा हो जाए या तो ये पूरी 65% की पार्टी पूरी हो जाए, तब हो गया हो जाएंगे रिटायर। भारत की कैद 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। अगला पॉइंट, संविधान में स्पष्ट रूप से, संविधान में स्पष्ट रूप से इनकी योग्यता का प्रावधान, इनकी योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान में स्पष्ट रूप से इनकी योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला पॉइंट, इनका वेतन भत्ता, इनका वेतन भत्ता संसद निर्धारित करती है, इनका वेतन भत्ता संसद निर्धारित करती है। जो भारत की संचित निधि पर, जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है, जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। आर्टिकल बता दो संचित निधि का कौन सा है? ठीक है। अगला पॉइंट, कैद को साबित कदाचार, कैद को साबित कदाचार एवं असमर्थता, साबित कदाचार एवं असमर्थता, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर उसी विधि से हटाया जा सकता है, उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, जिस विधि से क्या चीज सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं, उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करते, जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया
न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाएंगे उसी तरीके से किसको हटा सकते हैं, कैग को हटा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रोसेस आपको बता भी चुके हैं, पहले बता चुके हैं, 3 बार बता चुके हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट बताई होगी, एक बार हाई कोर्ट बताई होगी, एक बार उनसे निर्वाचन आयोग के साथ बताई होगी, चौथी बार आप लोगों को बताई। ठीक है, अब दोबारा हमसे ना पूछो और दोबारा लिखाएंगे भी। ठीक है, यही सबका हो गया। अब इसके कार्य वगैरह जो बचे हुए हैं, कैग के कार्य, रिपोर्ट, शक्तियां, स्वतंत्रताएं और इसकी कंपैरिजन किसके साथ, प्रिटेंड के टैग के साथ, इसको कल करेंगे। कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और कल ये लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टार्ट करेंगे। और कोई अगर बॉडी आपको ध्यान आ रही है, काफी सारी बॉडी हो गई है, इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको शाम को 9 बजे, ठीक है, आज को 9 बजे आपकी ऑनलाइन क्लास रहेगी क्वालिटी। ठीक है, और जो आपकी 2 क्लास छूट गई है उनमें से एक क्लास आपकी संडे को रहेगी। संडे के कोई क्लास रहेगी आज 9 बजे रहेगी, ठीक है, आज 9 बजे। और संडे को के बाद टाइम जो है उसी टाइम कोई आप कर देंगे। कल का आज